चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 के इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा और चौथा पेज कवर करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। इतिहास के महत्वपूर्ण बदलावों की बेहतर समझ के लिए इतिहास को आम तौर पर 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन तथा आधुनिक काल। इस कक्षा में हम आधुनिक काल यानी 1750 ईस्वी से आज तक के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिकता वस्तुओं के विकास और बौद्धिक विकास को दर्शाती है। आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता जैसी आधुनिक काल की ताकतों के विकास का युग माना जाता है, जबकि अंग्रेजी शासन के दौरान लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता तथा आर्थिक समृद्धि नहीं थी। इसलिए इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे उपनिवेशिक काल के रूप में जानते हैं। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि आधुनिक काल में हम लोग 1750 से लेकर अभी तक के इतिहास को पढ़ेंगे। मुख्य तौर पर इस आधुनिक काल को वस्तुओं के विकास, लोगों के बौद्धिक विकास को दर्शाता है। आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और स्वतंत्रता, समानता जैसी मुख्य क्षेत्र में विकास हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। पहले आधुनिक काल के पहले के लोगों में उतने ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। लोगों को जिस तरह से राजतंत्र में राजा रखता था, उसी तरह से लोग अपने आप को रख लेते थे। बस पेट भरना, खाना और दिन काटना, इस तरह की व्यवस्था में वो लोग आराम से रह सकते थे। लेकिन आधुनिक काल में लोगों का बौद्धिक विकास हुआ और लोग अब इस तरह के जीवन जीने को तैयार नहीं थे। वो उसका विरोध कर रहे थे, उससे आगे बढ़ना चाहते थे। वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, पढ़ना लिखना चाहते थे। तो इसलिए इस युग को ये भी माना जाता है कि इस युग में बौद्धिक विकास हुआ, कला के क्षेत्र में विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ। लोग लोकतंत्र जीवन जीना चाहने लगे, राजतंत्र को नहीं चाहते थे, नहीं पसंद करते थे। लोग स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, हर क्षेत्र में विकास करना चाहते थे। इसलिए इस युग को लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। लेकिन जब हमारे देश में उस समय तक भारत में अंग्रेजों का शासन हो चुका था और उसके दौरान भारत में स्वतंत्रता, समानता और आर्थिक समृद्धि जो की स्थिति थी, पहले ये सब चीज़ें थी। आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, जो अंग्रेजों के शासनकाल और बारी बारी से विदेशियों के आक्रमण से भारत की आर्थिक स्थिति जो थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसलिए इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं कि आधुनिक काल में इस तरह का विकास हुआ। कुछ इतिहासकार इसे उपनिवेशिक काल के रूप में मानते हैं। औपनिवेशिकरण से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है जिसमें शक्तिशाली देश दूसरे देश या देशों पर नियंत्रण रखते थे। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब इसको समझिए कि उपनिवेशीकरण क्या है, क्योंकि बहुत से इतिहासकारों ने आधुनिक युग को उपनिवेशिक युग के रूप में जाना। तो उपनिवेशीकरण होता क्या है? उपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश को अपने अधीन कर लेता है और उस देश पर अपना नियंत्रण रखता है। नियंत्रण रखने के साथ साथ उस देश की सभी क्षेत्र जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर उसका अधिकार हो जाता है, किसी बड़े देश का अधिकार हो जाता है। यानी कोई एक देश दूसरे देश के अधीन हो गए और उस देश की सारी शक्ति उस दूसरे देश के हाथों में चली जाती है, उसका अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती है। इसी प्रक्रिया को
उपनिवेशीकरण कहा जाता है। देखिए, ये 1773 यानी आधुनिक काल में वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे ब्रिटिश शासनकाल में। उन्हीं का ये चित्र है। प्रारंभ में ब्रिटिश व उसके मिशनरी भारत में व्यापार व वाणिज्य तथा ईसाई धर्म के प्रचार हेतु आए थे। उसकी कोई राजनीतिक इच्छाएं नहीं थी, परंतु भारत में धन दौलत ने उन्हें प्रलोभित किया। 18वीं सदी में उन्होंने भारत की अस्त व्यस्त राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया। धीरे धीरे उन्होंने प्रमुख आर्थिक रूप से फलते फूलते केंद्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बाद में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार पलासी व बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अधिशेष व आत्मनिर्भर से उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि सर्वप्रथम अंग्रेज लोग भारत में व्यापार करने आए थे और ईसाई धर्म का प्रसार करने आए। लेकिन जब वो यहाँ आए, उनकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं थी कि यहाँ आकर शासन करे, या ऐसी कोई मंसूबा उनकी नहीं थी। लेकिन जब वो भारत में आए तो उन्होंने भारत को देखा कि यहाँ धन दौलत अर्थ से काफ़ी संपन्न है, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे थे। और यहाँ की राज्य व्यवस्था, उस समय राजनीतिक व्यवस्था जो थी एकदम कमज़ोर पड़ गई थी। राजाओं का शासनकाल बड़ा कमज़ोर चल रहा था। कमज़ोर शासन सत्ता होने के कारण उसका लाभ अंग्रेज़ों ने उठाया और 18वीं सदी में उन्होंने भारत में वो लोग आए। उसके बाद इसका लाभ उठाया उन्होंने और धीरे धीरे वो अपना व्यापार बढ़ाने लगे। सबसे पहले वो बड़े बड़े शहरों में अपना व्यापार स्थापित किए, फिर धीरे धीरे जाकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया। बाद में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से अधिशेष व आत्मनिर्भर से उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई, यानी पूरी तरह अंग्रेजों के हाथ में चली गई। 18वीं सदी में भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया, यानी भारत पर पूरी तरह से ब्रिटेन का कब्जा हो गया। भारत ब्रिटेन का अधीन हो गया। स्वमूल्यांकन। जेम्स मिल द्वारा भारत के कालखंडों में विभाजन पर चर्चा कीजिए। चलिए आगे हम लोग चर्चा। इतिहास के स्रोत। साक्ष्य व संकेत जिनके आधार पर हम इतिहास लिखते हैं, उन्हें इतिहास के स्रोत के नाम से जाना जाता है। अतीत के बारे में जानने हेतु इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं, परंतु जिन स्रोतों को वे चुनते हैं वे उसके द्वारा किए जा रहे काल के अध्ययन व जांच के प्रकार पर निर्भर करते हैं। प्राचीन व मध्यकालीन युग के समान भारत के आधुनिक इतिहास को भी निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं कि साक्ष्य इतिहास के स्रोत मतलब वो चीज़ें जिससे इतिहासकार इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे शिलालेख, मन के वस्तुएं, गहने, जेवर, ये सभी चीज़ें जिससे प्राचीन समय के बारे में पांडुलिपियाँ, हस्तलिपियाँ, जिसके द्वारा हम लोग उसको देखकर उस कालखंड के बारे में हम लोग पता करते हैं। तो ये सभी इतिहास के स्रोत माने जाते हैं। अतीत के बारे में जानने हेतु इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का प्रयोग करते हैं। इन सभी चीज़ों का वो लोग प्रयोग करते हैं एक प्रमाण के रूप में, परंतु जिन स्रोतों को वे चुनते हैं उनके द्वारा किए जा रहे काल के अध्ययन व जांच के प्रकार पर वो निर्भर करता है। तो प्राचीन व मध्यकालीन युग के समान ही आधुनिक युग को भी निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग आगे। सरकारी रिकॉर्ड। अंग्रेजी प्रशासन के सरकारी अभिलेख आधुनिक युग के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
अंग्रेजों ने लिखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीति, संधि, निर्णय और जांच आदि के बारे में लिखा। इससे चीज़ों का अध्ययन काफ़ी अच्छी तरह से किया जा सकता था तथा उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। परिणाम स्वरूप कार्यालयीय पत्रावली, टिप्पणी, प्रतिवेदन, रिपोर्ट आदि शीघ्रता से लिखे जाने लगे। 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक प्रतिलिपियां प्राप्त की जाती थी। अब देखिए सरकारी रिकॉर्ड, ये भी इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। ये सरकारी रिकॉर्ड जिसको अंग्रेजों के शासनकाल में लिखा जा रहा था, इसके पहले इस तरह से सभी अभिलेखों का लिखित दस्तावेज, लिखित रिपोर्ट, किसी प्रकार का कुछ ऐसा लिखने का प्रावधान नहीं था। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में ही वो लोग लिखने पे ज़्यादा ध्यान देते थे। जो कोई भी अगर काम हुआ उसको लिखित रिपोर्ट के रूप में वो लोग तैयार करके रखते थे। इस प्रकार उन लोगों ने प्रत्येक निर्देश जैसे योजना, नीति, संधि, निर्णय, जांच, कोई भी योजना का रिकॉर्ड वो लोग लिखित रूप से तैयार करके रखते थे। तो इन चीज़ों से क्या हुआ कि इसका अध्ययन करने में काफ़ी सहायता मिली तथा उन पर बात विचार किया जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कार्यालय, पत्रावली, टिप्पणी, प्रतिवेदन, रिपोर्ट, जितने ऑफिशियल कागज होते थे वो शीघ्रता से इसी तरह लिखे जाने लगे और 19वीं सदी के शुरुआत में इन वर्षों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक प्रतिलिपियां लिखी जाने लगी। बच्चों, ये मई 1877 में मद्रास पर आए चक्रवात का एक रिपोर्ट है, उसकी ये फिगर है, उसकी तस्वीर है। अंग्रेजों का आदत था वो जो भी काम करते थे उसका लिखित विवरण वो लोग तैयार करके एक लिखित दस्तावेज रखते थे। ये बहुत अच्छी आदत थी। शायद भारत में पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। उनके शासनकाल में भी बहुत सी कंपनियां खोली गई थी। तो कंपनी की कब स्थापना हुई, उसमें कितने मजदूरों को बहाल किया गया, कितने दिन तक कितने लोगों ने काम किया, क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सभी रिपोर्ट वो लोग लिखित दस्तावेज के रूप में तैयार करके रखते थे। तो ये बहुत प्रमुख स्रोत है इतिहास को जानने के लिए। सदी के मध्य में छपाई प्रिंटिंग प्रेस के विस्तार के साथ ही इन दस्तावेजों की कई प्रतिलिपियां बनाई जाने लगी। उन्होंने इन तमाम दस्तावेजों व पत्रों को संभाल कर रखने पर भी जोर दिया। इसलिए उन्होंने प्रशासन के प्रत्येक विभाग हेतु अभिलेख कक्ष स्थापित किए। महत्वपूर्ण दस्तावेजों व रिकॉर्डों को बचा कर रखने के लिए अंग्रेजों ने अभिलेखागार और संग्रहालय भी स्थापित किए। अंग्रेजों का आदत था कि किसी काम को वो लिखित रिपोर्ट, लिखित विवरण उसके बारे में तैयार करके रखें और उस दस्तावेजों को संभाल कर रखने के लिए भी इस पर भी वो लोग ध्यान देते थे। उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, इसलिए वो हस्तलिखित जो हाथ से लिखे गए दस्तावेज थे उनका प्रिंट करके उसको संभाल कर अच्छे से रखने के लिए उन दस्तावेजों को वो लोग क्या किए, उनके लिए प्रशासन के प्रत्येक विभाग के लिए वो लोग अभिलेख कक्ष स्थापित किए। मतलब जो भी कार्यालय उनके पास था उसके लिए वो लोग अलग अलग एक ऑफिस बनाए और उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्डों को बचा कर रखने के लिए अलग से अभिलेखागार बनाए और संग्रहालय की भी उन लोगों ने स्थापना की। 1920 के दशक में बनाया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो अंग्रेजों के शासनकाल में बना। इसमें सभी विभागों के लिखित दस्तावेज को प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा तैयार कर इसमें रखा जाता था। अब हम लोग सर्वेक्षण पढ़ेंगे। हमारे देश को अच्छी तरह से समझने व प्रभावशाली प्रशासन को जानने हेतु अंग्रेजों ने सर्वेक्षण किए। अंग्रेजों के द्वारा राजस्व सर्वेक्षण,
वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्ववीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए गए। राजस्व सर्वेक्षण द्वारा धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 वर्ष में जनगणना की भी जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। परंतु इन सरकारी रिकॉर्डों से हमें अंग्रेजों के सोच व दिलचस्पी के बारे में पता चलता है। अब सर्वेक्षण अंग्रेजों ने भारत देश को अच्छी तरह से समझने के लिए उन लोगों ने प्रत्येक क्षेत्र में सर्वेक्षण करना शुरू किया। किसके क्षेत्र में सर्वेक्षण किए? तो राजस्व के क्षेत्र में वनस्पति का सर्वेक्षण किए, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए, पुरातात्विक स्रोतों का सर्वेक्षण किए, वन का आदि और भी कई सारे सर्वेक्षण उन लोगों ने किया। राजस्व सर्वेक्षण के द्वारा वो क्या किए कि धरती की सतह, यहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की गुणवत्ता का वो लोग जांच किए कि यहाँ पे किस तरह की खेती हो सकती है, किस तरह के पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं, यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है, जीव जंतु किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ रह सकते हैं, जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और वहाँ के स्थान का इतिहास क्या है, क्या रहा है, उसके बारे में उन लोगों ने जानकारी इकट्ठा किया। उसके बाद फसलों का पता लगाया कि कौन कौन से फसल यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद 19वीं सदी के आखिरी में वो लोग हर 10 वर्ष पर जनगणना करवाने लगे। जनगणना के जरिए ये पता चलता था कि सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, किस प्रांत में कैसी आबादी है, कितने लोग रह रहे हैं, किस जाति के लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं, इसकी जानकारी वो लोग जनगणना के द्वारा पता किए। इससे अंग्रेजों के सरकारी रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है कि उनकी सोच कैसी थी, वे आगे के बारे में और क्या करना चाहते थे। पंच कार्टून जनगणना फॉर्म। अच्छा, इसलिए तुम अपने आप को परिवार का मुखिया कहते हो? ये अंग्रेजों के समय में जो जनगणना होता था प्रत्येक 10 वर्ष पर, उसी की तस्वीर यहाँ दिखाई गई है। इन रिकॉर्ड में हमें ये समझने में मदद मिलती है कि देश के सामान्य लोग क्या महसूस करते थे। इसी कारण हमें इतिहास के दूसरे स्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अन्य स्रोत के द्वारा भी हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। प्राचीन काल में बहुत कम लोग लिखना जानते थे, परंतु आधुनिक युग में कई स्त्रियों व पुरुषों ने लिखना शुरू कर दिया था तथा अपने क्रोध, खुशी, दुख तथा अन्य अनुभवों को दर्शाना आरंभ किया। इस काल में अनेक स्त्रियों ने भी लिखना शुरू किया। रास सुंदरी दासी पहली स्त्री थी जिन्होंने 1876 ईस्वी में बंगाली में अमर जीवन नाम के आत्मकाव्य लिखी थी। पहले अंग्रेजों के शासनकाल के पहले या प्राचीन समय में मध्यकालीन युग में भी स्त्रियों की शिक्षा पर अधिक बल नहीं दिया जाता था और शिक्षा के क्षेत्र में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। सबको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन आधुनिक काल जैसे के आरंभ से ही लोगों का बौद्धिक विकास हुआ और वो लोग भी सभी लोग पढ़ना लिखना चाहने लगे, आगे बढ़ने लगे। स्त्रियां भी पढ़ना लिखना चाहती थी। तो आधुनिक काल में बहुत से लोगों को देखा गया कि वो पढ़ना लिखना चाह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे होते थे, स्त्री या पुरुष, वो अपने अनुभव को, जैसे क्रोध, दुख, खुशी, गम, इन अनुभवों को लिख कर दर्शाना आरंभ किया। इस काल में अनेक स्त्रियां भी पढ़ी लिखी थी, जिसमें रास सुंदरी दासी पहली स्त्री थी जिन्होंने 1876 ईस्वी में बंगाली में अमर जीवन नाम के अपनी
आत्मकथा लिखी है। इन स्रोतों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं: लोगों की व्यक्ति डायरियाँ, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं, लोकप्रिय पुस्तकें, अखबार, कहानियाँ, कविताएं व उपन्यास, पुस्तकों व अखबारों में नेताओं व समाज सुधारकों के विचार। ये देखिए, ये डायरी है जो 1918 में लिखी गई है, प्रकाशित हुई डायरी है। जनरल अखबारों और पत्रिकाओं में अग्रलेख, लेख आदि उपरोक्त उल्लिखित साहित्यिक स्रोत इतिहास के प्रमुख स्रोत थे। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ अखबार व पुस्तकें बड़ी मात्रा में छपने लगी, जिससे आम आदमी की आवाज़ को बुलंद किया। ये सभी जो अभी हम लोग पढ़े हुए सब इतिहास के स्रोत थे, और इन सभी स्रोतों के इतिहास के प्रमुख स्रोत थे। और प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हो गया तो अखबारें, पुस्तकें काफ़ी मात्रा में छपने लगी और लोग इसका खूब लाभ उठाने लगे, जिससे आम आदमी, साधारण लोग भी इससे लाभान्वित होने लगे और अपना काम करने लगे। इसका बहुत सारा प्रमाण अभी भी देखने को मिलता। भारत में ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में 1881 की जनगणना की ये रिपोर्ट यहाँ दिखाया गया है।